चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टेबल है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबको मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? शालिनी वॉइस क्लियर है? यस मैम। हाँ, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कि आपका जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट ये दिया गया है, जिसके थ्रू हमें इस पॉइंट को वेरी करना है। क्लियर? जैसे कि अभी हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, फिर हम इस टेबल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आपका टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन normal distribution is a continuous डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज ड्राइव्ड एज द लिमिटिंग फॉर्म। ये लिमिटिंग फॉर्म में होता है, राइट क्लास, ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज वैल्यू। ये जो डिफाइन होता है ये लार्ज वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन। क्लियर? जहाँ पर भी एन की वैल्यू लार्ज होगी उसके लिए आप इसे डिफाइन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, वेयर एदर पी और क्यू इज वेरी स्मॉल। पी और क्यू जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। क्लियर? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन होती है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इक्वेशन fx is equal to 1 upon sigma root 2 pi e to the power minus x minus mu का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। राइट, ये इसकी डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंग इसका ये फार्मूला है। इसको हमने वन नाम दिया, वेयर म्यू जो है वो आपका मीन है और सिग्मा जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, पाई जो है वो 3.14 है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका एफ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, वो इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर क्लास? ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी जो वैल्यू होती है, वेयर द वेरिएबल, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। वेयर द वेरिएबल x can assume all value, assume all values from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर? इसको आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेंगे इफ, जिसमें इफ x जो है वो आपका इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। राइट क्लास? ये आपका रैंडम वेरिएबल होगा विद द म्यून एंड मीन एंड standard and sigma, the random variable। क्लियर? सो z इज इक्वल टू एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू फ्रॉम वन में पुट कर दें, पुट द वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा इन इक्वेशन वन, वन ये वाली जो पीछे लास्ट आपकी लिखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा√2 पाई ई टू द पावर माइनस के 1/2 जेड स्क्वायर। क्लियर? इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट क्लास?
ये चीजें आपको ध्यान देनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर? इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं हमें वो ध्यान देनी है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसे हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं हल्का सा। हल्का सा यहीं पे देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज वो कहता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू होती है 12:30 से 1 मिनट क्लास 1:20 तक। कौन? अच्छा आ रही हूँ। जो एफ एक्स जो है वो आपका इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होगी कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू वन होगी। यानी आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल टू वन होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप माइंड में रखेंगे, क्लियर? अब छोटी छोटी चीजें आएंगी वो हम एक चीज और कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसी में। यहाँ पर देखिए अभी हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं, हल्का सा इसको रफ कीजिए। इसका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि अब इसको एक हल्का सा चीज ध्यान देंगे कि इसका एक कर्व आएगा जो कि कर्व इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा और ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं 0.5 में और 0.5 में। यानी ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी तक, यानी जेड जो टैली करेगा वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में टैली करेगा, क्लियर? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। यानी आपकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ एक्स की वैल्यू वन होगी, पहला केस। और एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो जीरो से कैसी होगी, बड़ी। पहली प्रॉपर्टीज तो इसकी ये है। और दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी कि ये मीन और नॉर्मल वेरिएंस से कैसे जुड़ा होगा। इसको भी देखिए, अगर हम मीन की बात करें तो इसका जो मीन होगा एक्स बार वो म्यू के बराबर होगा, पहली चीज। और इसका जो वेरिएंसेस होगा वो सिग्मा स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेरिवेशन, यानी ये पूरा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा क्वेश्चन में काम देंगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए। हमने कहा इन अ मैथमेटिक्स फाइनल एग्जामिनेशन इफ मीन वॉज 72, इसका जो मीन है वो आपका 72 है एंड वॉज द स्टैंडर्ड डेरिवेशन वॉज 15, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ द स्टूडेंट स्कोरिंग ग्रेड 60। यानी ये आपको 60 दिया गया है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, यानी मीन को लिखेंगे आप एक्स बार इज इक्वल टू 70 और स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको गिवन है नीचे 60, राइट क्लास, सॉरी 15। स्टैंडर्ड आपको गिवन है 15। पहला पॉइंट, उसने कहा कि आपको ये स्कोर दे दिया गया है 60, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 60 तो आप फार्मूला लगाएंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन सिग्मा। तो एक्स बार कितना है आपका 60 है एंड आपका एक्स बार कितना है आपका 72 है, अपॉन सिग्मा कितना है आपका 15 है। तो सॉल्व होके आएगा 0.8। ये आपका इस तरीके से आप कर्व निकालेंगे जिसको हम जेड फॉर्म बोलते हैं। जब आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मीन आपको गिवन रहेगा तो आप इस वाले फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इसका बी पार्ट देखिए। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन सिग्मा, यानी 93 माइनस के में 72 माइनस करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 1.4। तो ये सब इसके जेड की वैल्यूज निकल रही हैं। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड स्कोर, इसको हम स्टैंडर्ड स्कोर बोलते हैं, राइट? यानी जेड बोलते हैं। ऐसे आप सी पॉइंट निकालेंगे, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन सिग्मा। एक्स है आपका 72 एंड 72 अपॉन 15,
यानी ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड स्कोर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। उसको अंडर द नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, यानी z इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन सिग्मा को अंडर द नॉर्मल कर्व भी बोला जाता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको केस दे दिया गया है, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1.5। तो आपने यहाँ पे लिखा, एरिया लिखेंगे आप, एरिया किस किस के बीच में दिया गया है, z इज इक्वल टू 0 में एंड z इज इक्वल टू 1.2 में। तो आप सबसे पहले कर्व बनाए, कर्व बनाया तो जीरो कहाँ पे होता है, जब बीच का कर्व होता है वो जीरो होता है, जीरो से 1.2 तक, तो 1.2 यहाँ तक आ गया, तो 1.2 आपने ये कर दिया, यानी हमें इसके बीच का एरिया दिखाना है। तो इसके बीच का एरिया कैसे दिखाएंगे आप क्लास, टेबल पर चलिए, जीरो से लेके 1.2 पे, तो यानी आप टेबल पर गए, तो यहाँ पर देखिए टेबल में आपको जीरो से 1.2, 1.2 ये रहा, जीरो ये रहा, जीरो की वैल्यू ये रही, 1.2 की ये रही, कितना आया 0.384। तो आपने यहाँ पर 0.384 पुट कर दिया। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया 0.3849, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इस तरीके से हमें टेबल्स को डिफाइन करना है। बी पार्ट देखिए, जीरो से लेके माइनस के 608 तक, यानी आपने एरिया निकाला बिटवीन z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू माइनस के, आप करो अपनी क्लास में, ठीक है, 0.68, राइट, हमने ये कर्व डिफाइन किया। तो ये जैसे ही हम कर्व डिफाइन करेंगे, तो अब आप ये देखिए कि जीरो तो यहाँ पर होता है और माइनस के 6 पॉइंट इधर की साइड होगा, तो आपने माइनस के 6 पॉइंट के बीच का एरिया डिफाइन करना है। तो आप टेबल पर गए, टेबल पर डिफाइन कीजिए, टेबल आपकी ये रही, तो टेबल यानी जीरो पे 0.68, तो 0.868 देखिए कहाँ पर है, 0.6, 0.6 हमने कहा 0.68, तो आप कैसे देखेंगे इसको, इसको कैसे बनाएंगे, 0.6 का देखेंगे 0.08 पर, तो 0.6 ये रहा, इसे पहले क्लियर कर लीजिए, 0.6 ये रहा और 0.08 ये रहा, तो इसके सामने ऐसे जाएंगे आप। क्लियर, यानी 0.68 का मतलब है 0.6 का देखेंगे आप 0.08 पर। क्लियर, इस तरीके से आपको मेंशन करना है, यानी 0.6 का 0.08 पे देखा तो ये वाली वैल्यू आ गई, आपने इसको पुट कर दिया। चलिए, इस तरीके से ये आपकी वैल्यूज डिफाइन हुई और आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि 0.2518, इस तरह से टेबल देखी जाएगी और इस तरह से कर्व बनाया जाएगा। इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये करना चाहते हैं सी पार्ट, 0.046 का 2.21 पर डिफाइन करिए, तो यानी रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है कि आपने सी पार्ट के लिए कर्व बनाया, तो वो कर्व जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिफाइन है, जीरो से लेके डिफाइन है 2.21 पर, और इधर डिफाइन है माइनस के 0.46 पर, यानी दो एरिया बन रहा है। तो दो एरिया का मतलब है आपका ये वाला कर्व है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या क्या बनेगा, एक तो एरिया बिटवीन बनेगा आपका जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू 2.21 पर, और प्लस का निशान लगाइए, एक एरिया बिटवीन बनेगा आपका जेड इज इक्वल टू जीरो से लेके जेड इज इक्वल टू माइनस के 4.46 पर। क्लियर, ये दो एरिया बन रहे हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। अगर मैं जीरो की 2.2 पर वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है, डिफाइन कीजिए, 0.22 पर, जीरो पे, यहाँ पे चलिए टेबल पर, चलिए 2.21, अब 2.21 पे डिफाइन कीजिए, 0.2 तो ये रहा, और 0.2 यानी 0.0 पे कितनी होगी, डिफाइन कीजिए इस पर, 0.21, यानी पहले टू पे देखा आपने, टू ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, देखिए क्लास टैली करिए, 0.2 की 0.2 पर देखेंगे 0.21 की, तो 0.21 डिफाइन करिए, यानी 0.21 यानी 0.02, लमसम ये जाएगा इस पे। क्लियर, फिर दो वैल्यू को जोड़ देंगे, एक तो पहले 0.2 पर, 0.2 पर देखेंगे, फिर 1 पे देखेंगे और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे लमसम वैल्यूज को। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यूज आएगी डिफाइन करके वो ये आएगी, यहाँ पे लिख देंगे
0.48 लमसम 865, ऐसे 0.46 पर देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.17, 0.46 पर। चलिए यहाँ पे इसे क्लियर करिए। अब देखिए 0.46 पर, तो पहले 0.4 को देखिए, फिर 0.06 पर देखिए, ये रही, ये आ गई वैल्यू 0.172। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0.172, क्लियर, 0.172, और इन दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.337। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सी वाला। ऐसे ही आप डीई वाला करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कर्व बनाना है। अब एक डी वाला क्वेश्चन देखिए, ई वाला, बी वाला, z इज इक्वल टू 0.81 एंड z इज इक्वल टू 1.9 पर। तो अब इसको कर्व को बनाइए, दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं। तो आपने डी पार्ट कर्व करा, ये कर्व बनाया, ये कर्व दोनों एक ही तरफ है, यानी यहाँ पे जीरो है, जीरो से लेके पहले 0.81 तक बना हुआ है, फिर यही कर्व आगे जा रहा है तो 1.94 तक है। यहाँ तक ये इन्फिनिटी की वैल्यू होती है, ये माइनस इन्फिनिटी की। और हमें बाकी एरिया निकालना है, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपका, z इज इक्वल टू जीरो से लेके z इज इक्वल टू 1.94 तक। इस पूरे एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपका एरिया निकल के आएगा, z इज इक्वल टू जीरो से लेके z इज इक्वल टू 0.81 तक। अब इसकी वैल्यू देखिए 1.94 पे, तो 1.9 की वैल्यू देखिए पहले, 1.9 पे टेबल्स पे चलिए, टेबल पे चलेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे नोट कर लेंगे हमें किसकी वैल्यू देखने के लिए कह रहा है, 1.94 पर। तो 1.9 की, 1.9 की 4 पर देखिए, तो ये रहा 4 और ये रहा ये, तो कितना आया 0.7438। इसको नोट कर लीजिए 0.738, ये नोट हो गई। अब एक डिजिट थी 0.81 पर, दोनों की एक साथ देख लीजिए, 0.8 की देखिए, 0.8 की देखिए 0.01 पर, ये देख ली 0.801 पर, क्लियर, ये आ गई वैल्यू, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी वैल्यू है 0.8910। हमने इन दोनों वैल्यूज को वहां पर पुट कर दिया। क्लियर क्लास। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। तो आपने लिख दिया 0.738 माइनस के 0.910, इन दोनों को माइनस करिए, इस तरीके से ये आपका एक कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है क्लास, क्लास कोई डाउट इसमें, क्लास बेटा किसी तरह का कोई डाउट है जो मैंने समझाया अभी नॉर्मल कर्व देखने के लिए, से यस या नो। मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी अभी, माइक से बताइए, से क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सैंपल 100 ड्राई बैटरीज सेल टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको जेड बार दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, एज्यूम द डाटा बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी, मोर देन 15 आवर्स है, लेस देन 6 आवर्स है, बिटवीन 10 एंड 14 आवर्स है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ डिनोट कर लेंगे कि हेयर एक्स डिनोट्स द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी, यानी किसी ना किसी चीज से आप उसको मान लेंगे। आपने मान लिया वो बैटरी सेल्स जो हैं वो एक्स से डिनोट है। फार्मूला जानते हैं, जेड माइनस की जेड बार अपॉन सिग्मा होता है, यानी आपको मीन दिया गया है 12 और आपको सिग्मा दिया गया है 3। क्लियर। पहला पॉइंट, अगर मोर देन 15 है, यानी व्हेन एक्स की वैल्यू 15 है तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस के 13 अपॉन 3, यानी 3/3 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है वो कह रहा है मोर देन 15, तो यानी पी की जो वैल्यू है एक्स की वो 15 से बड़ी है, तो इसका मतलब है जेड भी जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, राइट। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इस कर्व को, एक कर्व बनाएंगे, उस कर्व में यानी जेड जो है 1 पे डिफाइन है, तो 1 पे डिफाइन होने का मतलब है ये पूरी वैल्यू 1 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये इंफिनिटी तक जाता है और ये माइनस के इंफिनिटी तक जाता है। तो आप लिख सकते हैं 1 की वैल्यू निकालने के लिए, अगर हम पूरे इंफिनिटी वाले कर्व में से पॉजिटिव की तरफ में, यानी ये 1 आया है, 1 यहाँ पर होगा, मैं माइनस कर दूं तो मेरा बचा हुआ एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब 0 टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 0.5 होती है
और जीरो की वन पे वैल्यू देखेंगे, जीरो की वन पर। देखिए कैसे देखते हैं, जीरो की वन पर। तो जीरो की जब वन पे वैल्यू देखेंगे कैसे देखेंगे, देखिए जीरो की वन पे ये रही, कितनी आई 0.341। कई बार ये हमें गिवन करेगा, कई बार हम टेबल्स के थ्रू निकाल लेंगे। तो ये कितना आया आपका 0.3413, सॉल्व होके आ गया 0.187। पर हमें आंसर किस में देना है, परसेंटेज में देना है, परसेंटेज ऑफ बैटरी। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 0.87 परसेंटेज आएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, जब उसने कहा लेस देन 6 आवर्स, तो इसका मतलब है व्हेन एक्स की वैल्यू आपकी 6 है, तो जेड का मतलब है एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन 3। राइट, हम लिख सकते हैं 6 - के 12/3 यानी -2। तो जेड की वैल्यू -2 आ गई। अब उसने कहा लेस देन 6 है, अगर वो लेस देन 6 है तो इसका मतलब है जेड की वैल्यू भी -2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी जेड ग्रेटर देन 2, यानी हम साइन चेंज कर लेंगे। तो अगर हम साइन चेंज करेंगे तो मेरा कर्व इस तरीके से जाएगा, यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, 0 से लेके 2 पे। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं अगर हम पूरे इन्फिनिटी में से अपना पॉजिटिव वाला कर्व घटा देंगे तो मेरा वो एरिया निकल के आ जाएगा, यानी 0.5 में से 0 पे 2 की वैल्यू टेबल में जो होती है 4.772 आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0228, और इसको परसेंटेज में लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, उसने हमें कहा कि बिटवीन 10 और 14 आवर्स, बिटवीन 10 और 14 आवर्स का मतलब है कि व्हेन एक्स की वैल्यू 10 है तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी, 10 - के 12/3 यानी 0.67, वो भी नेगेटिव में। और जब वैन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 14 है तो जेड की वैल्यू बनेगी 14 - के 12/3 यानी 2/7 इज इक्वल टू 0.67। क्लियर, अब इसे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे पी लेंगे, 10 की वैल्यू एक्स से 14 पर लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालनी है। तो इसका मतलब है जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो -के 0.67 से लेके जेड की वैल्यू 0.67 तक होगी। क्योंकि दोनों साइन सेम है, दोनों वैल्यूज एक है, तो हम इन्हें एक ही कर्व पर बना सकते हैं, यानी हम उस कर्व को डबल कर सकते हैं, यानी 0.67 भी यहीं पर आ जाएगा और दूसरा वाला पॉइंट भी इसी पर आ जाएगा। तो हम इसको डबल करके लिख सकते हैं 0 जेड 0.67, इससे हम एक ही बार वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.485। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 490 आएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 450 टू परसेंटेज। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। क्लियर, अगर हम एक क्वेश्चन और देखें इसी का, उसने कहा एज्यूम इन द हाइट ऑफ शोल्डर्स 68.22 इंचेस with the variances of 10.8 inches square, how many shoulders in a regiment of 1000 would be accepted to be over 6 feet tall? तो गिवन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जेड टू जीरो, हमें इसकी वैल्यू दी गई है 0.1368, यानी ग्राफ की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी है। एंड जेड इज इक्वल टू जीरो की इस वाले पे वैल्यू कितनी है 0.37 है। इसके निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले उसने हमें कहा टू बी ओवर द 6 फीट, यानी एक्स इज इक्वल टू 6 फीट्स। अब 6 फीट्स दे रखा है यहाँ पर, यहाँ इंचज में है, तो हम इसे इंचेस में कवर कर लेंगे, ये हमारा इंचेस में आ जाएगा 72 इंचेस। अब क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा होता है, तो हम लिख सकते हैं 72 माइनस के 68.22 अपॉन सिग्मा, यानी 10.8 रूट। कैसे आया ये देखिए, ये दिया हुआ है इसने हमें सिग्मा, यानी वेरियांसिस कितना दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 10.8, और मीन दिया हुआ है आपको, ये रहा मीन दिया हुआ है आपको 68.22। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और फार्मूला हमारा ये होता है। तो सिग्मा स्क्वायर 10.8 है, इसको वेरियांसिस बोलते हैं, तो सिग्मा हमारा 10.8 का रूट हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.15 आएगा। अब उसने कहा कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी, जेड की वैल्यू भी 1.15 हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब मैं कर्व बनाऊंगी तो ये कर्व मेरा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। राइट, अब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसकी इन्फिनिटी तक है, ये माइनस इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू 0.5 होती है। तो यानी मैं लिख सकती हूँ P0 जेड इन्फिनिटी माइनस के P0 जेड एंड 1.15। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉइंट में माइनस करूँ तो 0.5 माइनस के, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 3746, माइनस कर देंगे 0.14
आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे एक्सेप्टेड नंबर ऑफ सोल्डर्स थे वो हमें गिवन थे बेटा 1000। देखिए यहाँ पे गिवन है, ये रहा 1000। तो यानी इस जो मेरा आंसर आया उसको मैं 1000 से इंटू कर दूंगी 0.254, तो मेरा आंसर आएगा 154 पॉइंट के। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर क्लास? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देखेंगे। आगे देखिए, द लाइफ ऑफ आर्मी सोल्जर्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 8 months and standard derivation 2 months. If 5,000 pair are insured, how many pairs would be accepted needed placement after 12 months? यानी हमें ये गिवन है 0.0228 और जेड की वैल्यू है एक्स माइनस के म्यू अपॉन मी। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कहीं ना कहीं हमें दिखाना है कि उसकी जो हाउ मैनी एक्सेप्टेड वैल्यूज है वो इतनी आई है। तो इसके करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे मीन। आपको म्यू कितना दिया गया है? 8 दिया गया है, ये रहा मीन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको साफ साफ लिखा हुआ है 2। और नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स कितना दिया गया है बेटा? नंबर ऑफ पेयर्स सूजेस कितना है आपका? 5000, राइट। तो और टोटल नंबर भी दिए हुए हैं आपको, टोटल नंबर यानी x दिया हुआ है आपको 12। क्लियर? अब हमने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 12, तो व्हेन x इज इक्वल टू 12 का मतलब है z इज इक्वल टू 12 माइनस 8/2। सॉल्व होके कितना आया? 2 आया। तो यानी अब हमें एरिया दिखाना है z का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। तो यानी ये मेरा एरिया है और ये मेरा जीरो है। यहाँ पे इन्फिनिटर जाता है, माइनस इन्फिनिटर 2 पे यहाँ पे आ रहा है, यानी 0.5 में से अगर मैं 0.5 में से इस एरिया में से ये 2 वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा बाकी एरिया प्रूफ हो जाएगा। और 2 पे टेबल्स में देख लेंगे इसकी ये वैल्यू आती है अभी, तो ये प्रूफ होके आ जाएगा 0028। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये मेरा एक्सेप्टेड एरिया है। क्लास क्लियर? ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के तौर पे करेंगे और आपको इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू। अब और बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम?